ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं अ एक नए कंसेप्ट से, आइसोमेराइज़ेशन से। ठीक है, आइसोमेराइज़ेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके पास अगर केमिकल कंपाउंड है, तो केमिकल कंपाउंड अगर आपके पास केमिकल फ़ॉर्मूला है और डिफरेंट स्ट्रक्चर फ़ॉर्मूला है, मतलब अगर आप इसे देखें C4H10 को, ठीक है? इससे हम ऐसे लिखते हैं, ये कंपाउंड का नाम क्या होगा? ब्यूटेन, क्योंकि ये मैंने आपको IUPAC में सिखाया है। बट अगर हम ये देखें, तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन होएगा, ठीक है? अगर आप देखोगे, मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी करवाया था ये, कि इसका केमिकल रिएक्टिविटी भी अलग होएगा, क्योंकि अगर आप ब्यूटेन में देखोगे, आपके पास 2 प्राइमरी कार्बन है और 2 सेकेंडरी कार्बन है। पर अगर आप प्रोपेन देखोगे, आपके पास 3 प्राइमरी कार्बन है, 1 टर्शियरी कार्बन है। तो इनका रिएक्टिविटी अलग होता है, इसलिए पर आप देखोगे इसका केमिकल फ़ॉर्मूला सेम है, पर इसका स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला अलग है। स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला, क्योंकि इसका दोनों का स्ट्रक्चर अलग बनाया है और इसका रिएक्टिविटी अलग होता है, ठीक है? रिएक्टिविटी भी अलग होता है। अगर आपको याद रहेगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसे केसेस में आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग कैसे डिसाइड करते हो, ठीक है? मैंने आप लोग को बोला था कि आपको सरफेस एरिया देखना पड़ता है। तो आप सबको पता है कि ब्यूटेन का मेल्टिंग आपका बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन का 2 मेथड पे क्योंकि सरफेस एरिया मैंने आपको ये वैन डर वाल्स फोर्सेस में बताया था। वैसे ही अगर आप C5H12 फ़ॉर्मूला लोगे, केमिकल फ़ॉर्मूला, तो फिर फर्स्ट वाले का नाम क्या आएगा? पेंटेन। फिर सेकंड का 2 मिथाइल ब्यूटेन और तीसरे का आपका हो जाएगा 2,2 डाई, क्योंकि 2 है, डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है? ये समझ में आया सबको? फिर अ, अगर मैंने आपको इसका पॉइंट पूछा, तो आप पेंटेन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर दूसरा इसका, फिर इसका, क्योंकि मैंने आपको बोला था सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया सबसे कम है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम शेयर स्क्रीन पे आते हैं। अभी अगर आप देख अभी अगर आप देखोगे, तो मैंने आप लोग को आइसोमर्स के बारे में बताया। चेन में अनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया, ठीक है? अनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया, तो ठीक है, आपको समझाता कि कैसे ये रिएक्शन मैं आपको आपको क्या करना है और आप क्या करना है, ठीक है? अभी हम वापस बोर्ड पे आ जाते हैं। अ, ठीक है, तो ये रिएक्शन में तो ये रिएक्शन में अगर मैं बताता हूँ, मेरे को स्ट्रेट चेन के, मैं बार-बार बोल रहा हूँ स्ट्रेट चेन, क्योंकि ये सब स्ट्रेट चेन पे काम करता है। मेरे को स्ट्रेट चेन के आइसोमर्स मिलता है। स्ट्रेट चेन का या तो ब्यूटेन हो सकता है या एन ब्यूटेन। ये एन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, ठीक है? ये एन,
ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ ये याद रखना आपको, एन ब्यूटेन। ठीक है, ठीक है। तो एन उधर लाइन दिया था कि एन एल्केन्स में अगर हम ये कैटलिस्ट डाल दे तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। तो फिर देखते हैं, अगर मेरे पास एन ब्यूटेन है, अगर मैंने उसमें AlCl3 डाला, द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, तो मेरे को ये मिलता है। अभी आप सोचोगे इसका और कोई आइसोमर पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, ब्यूटेन का सिर्फ एक ही आइसोमर पॉसिबल है। और अगर मैं है या तो मेरे को ये भी मिल सकता है। आपको अगर मैंने 12 दे दिया, ठीक है, तो आपको पहले तो ऐसे लिखना है, अलग जगह पे देख के उसका नाम लिखना है, ठीक है। अगर मैंने ये है और मैंने किसी कोई बोले कि लग रहा है ये तो सेम ही बात होगी, इसलिए मेरे को चाहिए जब भी आप कोई स्ट्रक्चर बनाओ, अब उसका सबसे पहले नाम लिखोगे ताकि उसके वजह से कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। अभी आगे जाता है, वापस शेयर स्क्रीन पर, ये हो गया। ठीक है, अभी फिर आपको ये रिएक्शन को याद करना है, ठीक है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, रिएक्शन विच अगर आप देखोगे, अगर मैंने इसमें मीथेन में वाटर डाल दिया, ठीक है, मीथेन में अगर मैंने वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, ये कैटलिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये कैटलिस्ट, आपको ये रिएक्शन मिलता है, ठीक है, ये आपको हाइड्रोजन चैप्टर में भी आएगा, ये आपको याद रखना है, आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स याद रखना है, आपको इधर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, आपको इधर हाइड्रोजन मिलता है। दिस इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, फ्रॉम नेचुरल गैस। आगे बढ़ते हैं, फिर फिर आता है आपका पाइलोरेसिस, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया तो नहीं है, पर आपको सीईटी और काफी इम्पोर्टेंट आपके जो FIGC एग्जाम्स है, ठीक है, तो पाइलोरेसिस रिएक्शन में देखते क्या होता है, हम ये यहाँ से ही करेंगे। पाइलोरेसिस रिएक्शन में आपको सबसे पहले ये याद रखना है, it is the thermal decomposition of alkanes in the absence of air to give lower alkenes hydrogen, ठीक है, it is known as pyrolysis or cracking of alkanes, ठीक है। अभी पाइलोरेसिस और क्रैकिंग, ठीक है, अभी एक इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि पाइलोरेसिस includes both dehydrogenation and cracking, ठीक है, pyrolysis includes both dehydrogenation and cracking, ठीक है, but not vice versa, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि cracking includes dehydrogenation and pyrolysis, ठीक है। तो ये आपका pyrolysis का definition हो गया कि it is a decomposition of alkanes in the absence of air, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने presence of air में ले लिया तो आपका तो combustion reaction हो जाएगा, ठीक है, in the absence of air to give lower alkenes and hydrogen is called as pyrolysis or cracking of alkanes। आपको ये तीन ये याद रखना है कि प्रोडक्ट किस तीन फैक्टर्स पर डिपेंड आते हैं, ये आपको सीधा भी पूछ सकते हैं, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ alkanes, प्रेशर एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
तो बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन में अगर आप देखोगे, अगर मैंने इथेन को ये रिएक्शन में डाला, तो आपका डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। मतलब आप देखो कि आपका हाइड्रोजन निकल जाता है। ये एग्जैक्टली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है। अगर आपको याद आएगा सैबेटर-सैंडरसन रिएक्शन, तो ये उसका उल्टा हुआ, ठीक है? अभी ये क्रैकिंग समझने की बात है, ठीक है? ये सेम ही बात होगी डिहाइड्रोजनेशन, जो ये फर्स्ट पार्ट दिया रिएक्शन का, ठीक है? ये दोनों साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है? और ये आपको याद रखना है कि डिहाइड्रोजनेशन में आपका हाइड्रोजन निकल जाता है। अभी हम क्रैकिंग का समझते हैं। अभी क्रैकिंग के लिखते कैसे वो देखते हैं। ठीक है, तो फिर जब चलो हम क्रैकिंग का लिखते हैं, क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स में आपको दो चीजें मिलती है। एक आपको एल्कीन मिलता है, अगर आपको याद है एल्कीन क्या है, वो डबल बॉन्ड होता है, और आपको एल्केन मिलता है, ठीक है? आपको दो चीजें मिलती है। भी का रिएक्शन लिखोगे, आपको ये याद रखना है कि आपको या तो एल्कीन मिलता है या तो आपको एक एल्केन मिलता है। आपको दोनों मिलता है एक्चुअली, सॉरी, आपको दोनों मिलना ही चाहिए। जैसे अगर मैंने आपको ये याद, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप ईथेन में, ईथेन जो होता है आपका 2 कार्बन का एल्केन होता है, उसमें आप सिर्फ डिहाइड्रोजनेशन करवा सकते हो, ठीक है? तब सिर्फ ये रिएक्शन होता है, ठीक है? ये बॉन्ड नहीं टूटता। पर अगर क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, क्रैकिंग में आपको एल्कीन और एल्केन चाहिए, और अगर आपको याद होगा एल्कीन के लिए मेरे को एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए, ठीक है? क्योंकि 2 कार्बन के बिना मैं एल्कीन कैसे बनाऊँगा? और मेरे को एक एल्केन भी चाहिए, क्योंकि कंपल्सरी है कि मेरे को ये दोनों तो चाहिए ही रिएक्शन में, क्रैकिंग वाली रिएक्शन। तो ईथेन आपका क्रैकिंग रिएक्शन नहीं दिखाता, तो आपका सिर्फ डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन दिखाता है। फिर आपका आपका प्रोपेन पे आते हैं। प्रोपेन में आपको, क्योंकि मैंने क्रैकिंग में बोल रहा हूँ, डिहाइड्रोजनेशन तो इजीली हो जाएगा, ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन आपका काफी इजीली हो जाता है। आपको बस एक हाइड्रोजन निकालना है और एक डबल बॉन्ड डालना है, ठीक है? बट आपका जब भी मैं क्रैकिंग करवाता हूँ, क्रैकिंग, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, मेरे को एक एल्कीन चाहिए और एक एल्केन चाहिए, तो मेरा तो ऐसे ही बनने वाला है, एक एल्कीन यही बनने वाला है, और कौन सा एल्कीन बनने वाला है, ठीक है? और एक एल्केन बनेगा जो आपका मीथेन है, ठीक है? ठीक है, क्रैकिंग में आपको मैंने क्या बार बार बोला, एक एल्कीन और एक एल्केन चाहिए, और एल्केन आपका 2 कार्बन से कम में तो बनने नहीं वाला है, तो आपको ईथेन तो दिखाने नहीं वाला क्रैकिंग, तो आपको सिर्फ डिहाइड्रोजनेशन दिखाता है। प्रोपेन आपको दोनों दिखाता है, ठीक है? ठीक है, अभी फिर आपको एक और एग्जांपल देता हूँ क्रैकिंग का, कैसे आप इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको बड़ा एल्कीन कोई दे दिया, सो सबसे पहले मैं एक एल्केन दे रहा हूँ आपको, ठीक है? लेट्स से आपको C4H16 दे दिया, ठीक है? और आपको इसका क्रैकिंग के वेरियस प्रोडक्ट्स लिखने हैं, मतलब इसका क्या क्या कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है। तो सबसे पहले आप इसे CH4 लिखोगे, ठीक है? क्योंकि वो सबसे छोटा एल्केन पॉसिबल है, ठीक है? तो इधर एल्केन के हेडिंग में, और इधर आप एल्कीन लिख दोगे, ठीक है? तो फिर अगर मैंने इससे सब्ट्रैक्ट किया, तो ऑब्वियस बात है कि मेरे को एल्कीन ही मिलने वाला है। कौन सा एल्कीन मिलेगा मेरे को? C5, सॉरी, C6H12, क्योंकि अगर मैंने C एक सब्ट्रैक्ट किया और इधर से मैंने 16 में से 4 माइनस किया, तो 12 बनेगा, तो एक एल्कीन बन गया, ठीक है?
या तो मेरे को ये भी मिल सकता है, अगर मैं इसमें एक कार्बन ऐड कर दूं, C2H6 प्लस C5H10। फिर अगर मैं ऐसे ही करते गया, अगर मैं एल्कीन का बढ़ाते गया, जो बेसिक फॉर्मूला है एल्कीन का, और मैंने इधर से वापस सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरे को C4H8 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने ऐसे एक और बढ़ा दिया, C4H10 कर दिया, और फिर C3H6 मिल जाएगा, फिर C5H12 कर दिया तो C2H2 मिल गया। आप इससे ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला ऑब्वियस है एल्कीन एक का बनता तो आपको ये कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। जब ये आप C7H16 का क्रैकिंग करोगे, या तो आपको ये सकते हैं, या तो मैंने आपको ट्रिक क्या बोला, ये कैसे लिखना है। सबसे अलग सबसे छोटा अल्केन लिखोगे जो मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला इधर से सबट्रैक्ट करोगे और फिर बाकी का अल्कीन लिख दोगे। वैसे ही मैं लिखूंगा, एक और बड़ा होगा सबट्रैक्ट लिखो, एक और बड़ा होगा सबट्रैक्ट अल्कीन लिखूंगा, एक और बड़ा होगा सबट्रैक्ट लिखूंगा। मैं एक और नहीं बढ़ा सकता क्योंकि ये अल्कीन तो है ही नहीं, ये गलत होएगा, क्योंकि मेरे को मैंने आपको बोला कि अल्कीन में मेरे को डबल बॉन्ड तो चाहिए है, और वो दो कार्बन के बीच में ही बन सकता है। ठीक है, ठीक है। तो आपको यही दिया गया है, वेरियस स्टेप्स। आपको बॉक्स में भी वही दिया है, आपको बॉक्स में सो ऑन करके लिख दिया रहेगा, क्योंकि इतने कॉम्बिनेशन लिखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर यूजर्स आपको खुद से करना है, वो से आपको जितने मेमोराइज हो मेमोराइज करना है। यूजर्स आपको एनसीईआरटी से याद करने होंगे। ठीक है, एक और रिएक्शन है, फिर आपका एल्कीन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको क्या कहती है, कैटलिस्ट। ठीक है, मैंने आपको याद है एरोमेटिक कंपाउंड बोला था कि क्लोज चेंज होता है और उसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि सबसे बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड आपका बेंजीन होता है, जो आपका ऐसे दिखता है, बेंजीन ऐसा, ये आपका बेंजीन होता है। ठीक है, बेंजीन। ठीक है, ये आपका सबसे बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये रिएक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आपको याद रहती है, कि इसमें कैटलिस्ट आपको याद रखना है। ठीक है, सब कैटलिस्ट याद रखते हैं, क्योंकि आपको एक ही लिख के देगा वो पेपर में, और आपको देखना है कि ये रिएक्शन में देखा था होता क्या। तो एल्केनाइजेशन रिएक्शन में ठीक है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में अगर आपको ये सिर्फ 6 कार्बन या उससे ज्यादा के लिए वैलिड है, क्योंकि अगर आप देखोगे बेंजीन में आपके पास 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और अगर आप देखोगे ये मैंने बस एन हेक्सेन लिखा है, मैंने सिर्फ टेढ़ा बना है, ये फिर भी स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। अगर मैंने इसमें वो कैटलिस्ट डाले जैसे Al2O3 वगैरह सब आपको याद रखना है, तो मेरे को ऐसा कुछ मिलता है। मेरे को बेंजीन मिलता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है,
C6H6। अगर मैं इसको लिखने जाऊंगा तो ऐसा कुछ आता है। ठीक है, इस पे एक H आएगा, इस पे एक H, 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 H। ठीक है, ये आपका बेंजीन का ऐसे दो स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एटोमाइजेशन रिएक्शन हो गया। अगर मेरे पास ये मैं आपको दो लिख रहा हूँ, आपको दोनों याद रखना है। अगर दूसरे में मेरे पास वो C7H16 है, उसमें मैंने कैटलिस्ट डाले वैसा कर। ठीक है, इसका नाम टोलिन होता है, TOULENA। ठीक है, और हाँ, आपको ये याद रखना है, ये दो ही याद रखो अभी से। तो ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि मेरे को ये पार्ट चाहिए अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये आपका पूरा एल्केन्स का चैप्टर हो गया। अभी हम एल्कीन्स शुरू करेंगे। एल्कीन्स का जो बेसिक पार्ट है। ठीक है, आपको फर्स्ट पेज पे आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि लाइमनी में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, फिलांड्रीन में 2 होते हैं। बस आपको याद रखने की, उस स्ट्रक्चर याद नहीं रखना, आपको बस याद रखने की उसमें कितने डबल बॉन्ड होते हैं। फिर ठीक है, फिर आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोलनी है, ये आपको नैतिका मैम NOCB में भी सिखाएगी कि जब भी आपके पास एल्कीन्स होते हैं, जिस मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। अब वो बाद में डिटेल में सीखोगे कि कि मतलब क्या होता है सिग्मा और पाई का। ठीक है, वो चैप्टर में। तो फर्स्ट पेज पे आपको बस यही याद रखना है कि कितने डबल बॉन्ड किस कौन से स्ट्रक्चर में है। वो लोग पूछते तो नहीं है, बट सेफ साइड के लिए आप याद रख लो। ठीक है, फिर ये आपको NOCB चैप्टर में आएगा। ठीक है, IUPAC रूल्स एक बार कर लेते हैं ये बुक से। ठीक है, फॉर एल्केन्स तो सबसे पहला रूल क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, जो मैंने आपको स्टार्ट से बता रहा है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। Then the number of carbon atoms from that end which is nearest to the double bond। मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर आपके चेन में एक स्पेशल फीचर है, जैसे एक ब्रांच है, अभी आपके पास डबल बॉन्ड स्पेशल फीचर है, तो आपका वो सबसे कम कार्बन नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसका नाम इसका नाम ब्यूट 1 होता है। ठीक है, ब्यूट 1। इसका मेरे को कोई आके इसका बोलना नहीं चाहिए कि इसका रूट 3 होएगा, क्योंकि काउंटिंग इधर से चालू होती है 1 2, उल्टा काउंटिंग प्लीज मत करना। फिर आपका फिर मैंने आप लोग को बताया है कि एल्केन्स में अगर आपने उससे आपका एल्कीन बनाया है, तो आपका से वो एन का चेंज होता है, जो आपका सफिक्स होता है वो चेंज होता है, वो एन से इन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कॉमन नेम्स दिए, आप ये याद कर, मतलब आप समझ जाइए, याद करने की बात तो है नहीं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कॉमन नेम, क्योंकि आपका एल्केन्स में तो कॉमन नेम ही आया था।
मैं चाहता हूँ आप लोग अपने बुक में लिख दें कि मीथेन इज आल्सो नोन एज मार्श गैस, ठीक है? मार्श, MARSH, ठीक है? तो मैं वो चैप्टर में बताना भूल गया था। तो अभी ईथीन, ईथीन का कॉमन नेम, अगर आप देखोगे कॉमन नेम इसका लोकल नेम होता है IUPAC, आपका जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वो कमेटी ने डिसाइड किया है, ठीक है? तो अगर आप देखोगे दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक इधर ईन है, आपको बस एक और YL बीच पर डालना है और आपका कॉमन नेम बन गया। अगर आप देखोगे सर इधर एक YL का फर्क है और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो अगर मैंने किसी का पूछा कि मेरे को बताओ प्रोपीन का कॉमन नेम क्या है, तो मेरे को सिर्फ प्रोपाइलिन बता देगा, ठीक है? फिर आप सबको पता है ना अल्फा, अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा मतलब ग्रीक में वो 1 होता है, बीटा का मतलब 2 होता है। तो अगर आप देखोगे तो ब्यूटवानीन, तो ये कॉमन IUPAC नेम हो गया, ठीक है? ब्यूटुइन आपका कॉमन, सॉरी, ये आपका IUPAC नेम हो गया, ये आपका IUPAC नेम हो गया, बट अल्फा ब्यूटाइलिन आपका कॉमन नेम हो गया, ठीक है? ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझने की जरूरत है कि ये अल्फा बीटा कहाँ से आया। फिर आगे बढ़ते हैं, और इधर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, आपको वो ट्राई करना है, ठीक है? ये क्वेश्चंस, और फिर अपना आंसर चेक कर लो, ठीक है? जैसे अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन में, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपके साथ, आपको रूल क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। तो मेरे को तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन ऐसी दिख रही है, ऐसे जिगजैग जैसे जा रही है, ठीक है? अगर मैंने उसकी नंबरिंग की, ठीक है? नंबरिंग आपको सबको आती है ना, नंबरिंग कैसे करती है, ठीक है? एक मिनट, ओ सॉरी, क्या अगर आप देखोगे वो 2 क्वेश्चन है, वो सब साथ में कर लेते हैं। अगर आप देखोगे सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, तो आप देखोगे कि ये तो जिगजैग वाली चेन है, ठीक है? तो अगर मैंने ये C3H2, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि C3H2 का मतलब होता है एक कार्बन जो आपका एंड है, एक कार्बन आपका ऐसे है और एक ऐसे है, तो आपका एक एक आपका मेन चेन में आ गया और एक आपका ब्रांच चेन में आ गया। तो अगर मैंने ये देखा, ठीक है? तो अगर मैंने ये चेन को अच्छे से खोल के लिखा है, ठीक है? जैसे C3H2 ये 2 आ गया, फिर ये C आ गया, फिर आपका एक C है, फिर आपका डबल बॉन्ड C आता है, फिर आपका C एक और आता है, फिर आपका वापस डबल बॉन्ड आता है, फिर एक C, एक और C, ये C पे आपका ब्रांच आता है, और फिर ये C2H5 को भी मैंने खोल के लिख दिया। तो आपका चेन कुछ ऐसा लिखेगा अगर मैंने ठीक से इसको खोल के लिखा है। तो अगर आप देखोगे कि आएगा, ठीक है? मतलब मैं नंबरिंग ऐसे करूँगा, क्योंकि मेरे को नंबर ये 3 पे आएगा, क्योंकि अगर मैंने राइट साइड से शुरू किया, मेरे को 1 2 3 4 5, मेरे को 5th कार्बन पे आएगा। मेरे को चाहिए आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके देखो कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? ये आपको समझ में? तो ऐसे मैंने आपको बोला था 2,8, ये आपका 2 पे है और 8 पे है, 2,8 डाइमिथाइल, फिर 3, क्योंकि ये 4 नहीं लिखते, जो छोटा वाला वो नंबर पे लिखते हैं, कुछ लोग 4 भी लिख देते हैं, क्योंकि वो लोग तो बोलते हैं कि डबल बॉन्ड तो दोनों पे है। तो 3,6,
ठीक है, आई थिंक गलती है। ठीक है, एक्चुअल डबल बॉन्ड नहीं था। ठीक है, ये समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, ठीक है, अभी हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ये चैप्टर में भी। तो इसमें अगर इसमें आपके पास अ, इसमें ना आपके पास दो टाइप के है। एल्केन्स में नहीं लाइन आपको बताया था, वो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। अभी हम एक दूसरा आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चरल के कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको इसमें दो टाइप का है। एक तो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो मैंने बस आपका वो चेंज करके बताया था। जैसे प्रोपेन सॉरी ब्यूटेन में आपका एन ब्यूटेन भी होता है, आपका 2 मिथाइल, ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा। तो हम इसे एल्कीन की फॉर्म में कैसे बताएंगे? ठीक है, हम वो देखेंगे। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर इन ये तो इजी हो गया आपका। ये आपका एल्केन्स में ये तो इजी होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सिर्फ ये होता है। अभी मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में दो टाइप होते हैं, एक होता है चेन और एक होता है पोजीशन। ठीक है, पोजीशन इज विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। अगर आप देखोगे इसमें तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। प्लीज मेरे को कोई बोलना मत कि मिथाइल एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? आपका डबल बॉन्ड, आपका ट्रिपल बॉन्ड, आपका अल्कोहल, वो सब। ठीक है, तो इसलिए हम अल्केन्स में सिर्फ आपका चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एल्कीन्स के बारे में भी बात होती है चेन आइसोमेरिज्म में, और आपका सिर्फ एल्कीन्स की बात होगी इधर। ठीक है, ठीक है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, ब्यूट वन इन। ठीक है, ब्यूट वन इन, इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट सॉरी 2 मिथाइल ब्यूट सॉरी प्रोप वन इन, क्योंकि ये 3 कार्बन का प्रोप वन इन। ठीक है, अगर आप देखोगे मैंने ना सिर्फ इसका चेन चेंज किया। चेन का मतलब क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म का जो आपका पेरेंट कार्बन चेन है, जो आपका पेरेंट कार्बन चेन है, मतलब ये 4 ऐसे सीधा है, मैंने उसको बदल दिया, तो वो आपका चेन आइसोमेरिज्म हो जाता है। ठीक है, I think, हाँ, वो आपका चेन आइसोमेरिज्म होता है जिधर मेरा मेन कार्बन चेन ही मैंने अलग कर दिया। ठीक है, ये आपका चेन आइसोमेरिज्म हो गया, ये चेन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, पोजिशनल का मैं अभी इस दर से, पर मैं इसे ब्यूट वन इन की जगह मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ब्यूट टू इन। ठीक है,
ये आपका पोजिशनल हो जाएगा, पोजिशनल। जिसको समझना था उसको ये समझ जाएगा जो मैंने अभी बताया कि पोजिशनल मैंने सिर्फ एक डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज किया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड का मैंने सिर्फ पोजीशन चेंज किया, ये मैंने 1 से 2 पे कर दिया है बस। मैंने मेन चेन को हाथ भी नहीं लगा, मेन चेन जैसे का है वो वैसा ही है, ठीक है। अगर मैंने मेन चेन ही बदल दिया तो चेन ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने सेम चेन रखा है, मतलब अगर मैंने डबल बॉन्ड का देखा नहीं वही चेन रखा है और डबल बॉन्ड का पोजीशन को चेंज कर दिया तो ये आपका पोजिशनल आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी और एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल से आपको शायद समझ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास C5 के कुछ स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर मेरे को ऐसे दिया गया है, तीसरा स्ट्रक्चर मेरे को ऐसे दिया गया है, मेरे को एक स्ट्रक्चर ऐसे भी दिया गया है, ठीक है। 1 3 question ये find the relation between 1 and 2, relation between 1 and 2, relation between 1 and 3, relation between 1 and 4, relation between 2 and 3, relation between 2 and 4, and relation between 3 and 4, ठीक है। मतलब मेरे को सबका रिलेशन पूछा एक दूसरे के साथ, ठीक है। मैंने क्या बोला, आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आप सबके नाम लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका पेंट 3 हो जाएगा, ये आपका पेंट 2 इन हो जाएगा, ये आपका 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ इधर, ये कार्बन में अगर आपका मिथाइल ग्रुप और इसमें आप प्रेफरेंस किसको दोगे, आप हमेशा प्रेफरेंस ये डबल बॉन्ड को दोगे, तो आपका काउंटिंग इधर से चलेगा 1 2 3 4, ठीक है। क्योंकि मैंने प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दिया, आपके मिथाइल ग्रुप को नहीं दिया, तो इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल ब्यूटी, ठीक है। ठीक है, अगर मैंने 1 एंड 2 में रिलेशन पूछा तो वो दिख रहा है कि मैंने सिर्फ आपका जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है, सिर्फ पोजीशन चेंज किया, तो ये आपका पोजिशनल आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ पी लिख रहा हूँ पोजीशन के लिए। अगर मैंने आपका 1 एंड 3 देखा, आप देखोगे वो जो मेन चेन है वो ही आपका अलग है, तो ये आपका चेन आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने चेन ही बदल दिया, चेन का मतलब समझे, ये सीधा चेन है, इधर मैंने एक ब्रांच डाल दिया, आपका चेन ही चेंज कर दिया। अगर मैंने 1 एंड 4 देखा तो ये आपका वापस चेन आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। चेन, क्योंकि मैंने चेन ही बदल दिया। फिर अगर आप 2 एंड 3 देखोगे, मैं अभी वापस नहीं समझा रहा, मैंने बार बार बोला कि ये चेन ही बदल रहा है, तो ये भी चेन हो जाएगा। 2 एंड 4 पूछा, ये भी चेन हो जाएगा। अगर मैंने 3 एंड 4 पूछा, अभी कोई मेरे को चेन बोलेगा, मेरे को कोई पोजीशन बोलेगा, एक्चुअल आंसर पोजीशन होगा, क्योंकि चेन तो सेम है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप डबल बॉन्ड को निकाल के देखो कि ये तो मेरे को सेम ही दिख रहा है, तो इसमें फर्क किसके वजह से आ रहा है, फर्क आ रहा है डबल बॉन्ड के पोजीशन के वजह से, तो ये आपका होगा पोजीशन, ठीक है। ये आई होप आपको समझ जाएगा, ठीक है। जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है मैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, और इसके थोड़े बेसिक रिएक्शंस कर लेते हैं जो मैंने एल्कीन्स में बहुत टाइम बाहर किए, ठीक है। ठीक है, शेयर स्क्रीन, ठीक है,
शेयर स्क्रीन पे अभी ठीक है, अभी शेयर स्क्रीन पर। तो हम ये जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा। अगर आप ये देखोगे, आप ये कॉमन नेम भी कंबाइन कर सकते हो। ये अल्फा ब्यूटाइलिन आपका बीटा ब्यूटाइलिन आपका पोजिशनल आइसोमर है। क्यों? क्योंकि आपका डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ रिएक्शंस करते हैं क्योंकि बहुत कंसेप्ट कर लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं ये रिएक्शन करवा रहा हूँ। मेरे को पता है ये मैंने काफ़ी रिएक्शंस करवा रहा हूँ, मतलब स्किप कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले ये रिएक्शन याद रखना है। ठीक है, ये वाला जो है। ठीक है, आपको ये वही है आपका साबेटर-सैंडरसन रिएक्शन। अगर मैंने इसका पार्शियल रिडक्शन किया अल्काइन से, मैंने एल्कीन बनाई, ये एक बॉन्ड निकल गया, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो गया आपका। ठीक है, मैं आपको बस ये पार्ट पढ़ा रहा हूँ आज के लिए, बस इतना ही। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। ठीक है, बस।